ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने ये विचार होते हैं, तो इन विचारों को आपको देखना चाहिए। टैरिफ की आपदा को अवसर बनाए भारत। अभी हाल ही में आपने देखा है कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया है। उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। तो इसमें आपदा में भी अवसर खोजा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और व्यापार संतुलन को दूर करने के नाम पर मित्र और विरोधी दोनों पर आप देखें कि दोनों तरह के देशों पर नई पारस्परिक टैरिफ दरों का ऐलान किया है। और इससे आप देखेंगे कि इससे पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर 27% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप के इस ऐलान से दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा है। यद्यपि भारत ने ट्रंप की नई टैरिफ नीति के मद्देनजर घरेलू उद्योगों के संरक्षण की बात की है, लेकिन अब देश के उद्योग जगत द्वारा टैरिफ संरक्षण के बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अनुसंधान एवं विकास यानी कि R&D पर ध्यान दिया जाना कहीं बेहतर होगा। और यदि आप देखते हैं कि निर्यातकों की बातें करें तो कुल निर्यातों में से 20% यानी कि करीब 80 अरब डॉलर के निर्यात अमेरिका को होते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रत्न आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि उत्पादों के प्रभावित होने की आशंका है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। हालांकि टैरिफ नीति के प्रभाव से अन्य देशों की तुलना में भारत कम प्रभावित होगा। SBI रिसर्च के अनुसार भारत की कुल निर्यात पर प्रभाव 3 से 3.5% तक सीमित रह सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप की ओर से छिड़ी गई टैरिफ जंग में भारत के लिए घरेलू मांग, नए व्यापार समझौते और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन एवं रिकॉर्ड खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात कारगर हथियार दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ चुनौतियों के बीच घरेलू मांग भारत की आर्थिक शक्ति है। देश के कुल निर्यात में सेवा निर्यात की करीब 55% की ऊंची हिस्सेदारी भारत की विशेष ताकत है। और भारत के पास आप देखते हैं कि बाहरी जोखिम का मुकाबला करने के लिए मजबूत आर्थिक घटक मौजूद है। चालू खाते का घाटा नियंत्रित है। विदेशी मुद्रा भंडार 659 अरब डॉलर के स्तर पर है। महंगाई दर 3.6% तक आ गई है और जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली और अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन की निजी निवेश बढ़कर 61.49% हो गया है और जो आर्थिक वृद्धि को गति देगा। बेरोजगारी दर भी घटी है और कंपनियां नई भर्तियों की योजना बना रही हैं। इन सब के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर भी वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% के स्तर पर दिखाई दे रही है। और हाल ही में प्रकाशित द राइज ऑफ मिडिल क्लास इंडिया नामक डॉक्यूमेंट के अनुसार भारत में मध्य वर्ग का दायरा तेजी से बढ़कर 2021 में लगभग 43 आप देखते हैं कितना 43 करोड़ हो गया है, जो 2047 तक बढ़कर 102 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। और इस वर्ग को 5 लाख से 30 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। निश्चित रूप से भारत के मध्य वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति और नई पीढ़ी की आंखों में उपभोग और खुशहाली के सपनों के कारण जहां कई देश भारत के आर्थिक व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, वहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ग्रामी ब्रांडों के साथ भारत की बहुआयामी उपभोक्ता बाजार में नई रणनीतियों के साथ दस्तक दे रही हैं। एक तो आप देखते हैं कि जनसंख्या के मामले में हम लोग टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि बाजार बड़ा है तो दुनिया भर की नजरें हमारे ऊपर रहेंगी। भारत ट्रंप की टैरिफ नीति के असर से बचने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए वैश्विक व्यापार समीकरणों के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में भारत अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों ने 26 से 29 मार्च के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने के प्रस्तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता की है। सरकार तेजी से मुक्त व्यापार समझौतों यानी कि
एफटीए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अब जब नॉर्वे, हंगरी, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली के साथ भी शीघ्र ही व्यापार समझौते की तैयारी है, तब भारत को ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। और ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली 3.5% नुकसान की बहुत कुछ भरपाई खाद्यान्न और कृषि प्रसंस्करण के निर्यात से भी की जा सकती है। ऐसे मजबूत आर्थिक आधार के बावजूद हमें ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों के साथ वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, व्यापार नीति में अनिश्चितता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिंसों के दाम और वित्तीय बाजार में अस्थिरता तथा विदेश में व्याप्त आर्थिक निराशावाद के प्रति भी सतर्क रहना होगा। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि खाद्य कीमतों में तेज गिरावट के कारण नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनती है, किंतु घटती महंगाई और बढ़ते खाद्य उत्पादन को देखकर सरकार को कृषि क्षेत्र में लंबे समय से पसरी हुई चुनौतियों का मुकाबला करना होगा। और नई टैरिफ चुनौतियों के बीच भारत का लक्ष्य अनिवार्य रूप से निर्यात का विस्तार पारंपरिक बाजार से बाहर बढ़ाने का होना चाहिए। भारत ऐसे क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाएं तलाशे जहां उसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल है। यह समय की मांग है। पारंपरिक साझेदारों से परे व्यापार का विविधीकरण हो। इस क्रम में गैर पारंपरिक बाजार जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशियानिया में निर्यात की संभावनाएं खोजना महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें विकल्प देखना चाहिए कि अगर अमेरिका में कुछ नुकसान हो रहा है तो कहीं से तो भरपाई हो उसकी। और निर्यात संभावनाओं वाले उत्पादों को चिन्हित करने और इन उत्पादों को अधिकतम मांग वाले देशों में निर्यात रणनीति को बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। याद रहे कि टैरिफ प्रतिस्पर्धा से जुड़े हैं और मगर अगर हम टैरिफ की आड़ में रहेंगे तो प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा देश अमेरिका द्वारा लगाए गए 27% टैरिफ की चुनौती का मुकाबला करने में सफल होगा। बढ़ती घरेलू मांग, नए व्यापार समझौते, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और विस्तार करता खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और अन्य घरेलू आर्थिक घटक भारत के लिए मजबूत और असरकारक आर्थिक हथियार के रूप में उपयोगी साबित होते हुए दिखाई देंगे। लेखक अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है क्या बताइए? जयंतीलाल भंडारी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप लोगों से मैं हमेशा कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स की किताबें एनसीईआरटी की जरूर पढ़ लीजिए। एक आपको इकोनॉमी के बारे में मोटा मोटा मालूम तो होना चाहिए। जीडीपी आखिर क्या होता है, आयात निर्यात क्या होता है। जब इस तरह के सवाल आप लोग पूछते हैं ना तो मुझे लगता है कि कितनी बुरी स्थिति है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कम से कम एक बेस बना के तो रखिए अपना, समझ रहे हैं आप लोग। और देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी चाइना है, रूस हो गया, मंगोलिया, यूक्रेन। यहाँ से जाएंगे तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन इसकी राजधानी है। ये देख रहे हैं, यहीं की बात हो रही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ये, समझे? आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। छोटे जिलों में लड़ी जाए विकास की लड़ाई, लड़ी जाए विकास की लड़ाई। ये प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में छोटे जिले आदर्श केंद्र बिंदु बन सकते हैं और बनना भी चाहिए भैया। और जैसे जैसे हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक रूप से विकसित और परिवर्तित हो रहा है, हमारे टियर 2 और टियर 3 जिले इस परिवर्तन के केंद्र में आ रहे हैं। और इन्हीं आप देखते हैं कि 240 जिलों में भारत की अधिकांश आबादी यानी 80 करोड़ लोग घर है। यह आबादी ना तो बहुत अमीर है और ना ही बहुत गरीब है। इस वर्ग को मिडिल ऑफ द डायमंड इंडिया कहा जा सकता है। बात और उदाहरण उत्तर प्रदेश में मेरे लोकसभा क्षेत्र देवरिया, ये आप देखते हैं कह रहे हैं जिनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। क्षेत्र देवरिया में 20 लाख मतदाता और 28 लाख नागरिक हैं, जो जॉर्डन जैसे देश से भी बड़ी आबादी है। यह संसदीय सीट 2500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो एनसीआर क्षेत्र से भी बड़ी है। लेकिन चुनावों के बाद टियर 3 जिले हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब विकास की लड़ाई इन्हीं जिलों में लड़ी जाए। और देवरिया संसदीय क्षेत्र कि जीडीपी पिछले दशक में लगभग 6% की दर से बढ़ी है। अब यह 17,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अगर यही दर बनी रही तो वर्ष 2035 तक यह 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। लेकिन विकसित देवरिया के संकल्प को प्राप्त करने के लिए इससे अधिक तेज वृद्धि दर की जरूरत है। इसके लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय रोजगार का सृजन करना होगा और मानवीय संसाधनों को पूरी क्षमता से विकसित करना होगा। यह महत्वाकांक्षी आर्थिक बदलाव नागरिकों, निजी क्षेत्र और सरकार के संयुक्त प्रयास से ही संभव
होगा। और इसके लिए पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत और जल जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को सफलतापूर्वक लागू किया। चूंकि इन 240 जिलों में उभरता हुआ मध्यम वर्ग आप देखते हैं बसता है, इसके लिए सामान विकास लक्ष्य सरकार और आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक प्रयासों के जरिए संभव है। सबका प्रयास का यह दृष्टिकोण कांग्रेस सरकारों के समाजवादी मॉडल से अलग है। ये आप देखेंगे कि पिछली सरकारों ने में जिलों के विकास के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भरता थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार की भूमिका अहम होती है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका प्रयास का मंत्र इन छोटे जिलों के लिए सबसे अहम है। अगर हम इसकी विकास दर को 9% तक ले जाना चाहते हैं तो हमें किसी कम कुशलता वाले निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरीकरण और लॉजिस्टिक्स और डिजिटल नेटवर्क में निवेश करना होगा। ऐसा विकास नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में नहीं बल्कि निर्माता के रूप में भी देखता है और स्थानीय संस्कृति, प्रेरक कहानियां, आदर्श व्यक्तित्व और हमारे इतिहास की विरासत से विकास की इस मुहिम को गति मिलेगी। पूर्वांचल 1857 की क्रांति का केंद्र था। तब मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया और एक साल बाद रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुई। पूर्वांचल से उठी इस क्रांति के कारण इस क्षेत्र को अगले 90 वर्षों तक अंग्रेजों ने हाशिए पर डाल दिया और इसे आर्थिक रूप से शोषित करने के लिए विभाजनकारी नीतियां अपनाई गई। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वांचल में अविश्वास और निषेध का माहौल बना और उस समय आप देखिए सेना में भर्ती रोक दी गई। नागरिक और सार्वजनिक सहयोग को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। देश में ऐसे और भी अनेक क्षेत्र हैं जो अंग्रेजों की इस नीति के शिकार हुए। 1919 में बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद झारखंड संथाल विद्रोह के बाद बंगाल और कई अन्य क्षेत्रों में इसी तरह पीछे छूट गए। और स्वतंत्र भारत की कड़वी विडंबना यह है कि जिन क्षेत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक योगदान दिया भी आज सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं और इनमें से अधिकतर उत्तर और पूर्वी भारत में स्थित है। इसलिए विकसित भारत मिशन को एक क्रांतिकारी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भी बनाना चाहिए और जो इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत पूर्वोदय के सपने को साकार कर सकता है। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अपने लोकसभा क्षेत्र में हमने इसी तरह की 10 वर्षीय विकास रणनीति तैयार की और इस तरह आप देखेंगे और इस तरह हम अपनी जनता को एक नई और सकारात्मक क्रांति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। यह सबके प्रयास से सबका विकास करना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान राजनीतिक दृष्टिकोण से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाता है, जो हर वर्ग, जाति या पंथ की सीमाओं तोड़कर सभी को एकजुट करता है। यह पूरी तरह से विपक्ष की जातिगत जनगणना की राजनीति से भिन्न है, जो समाज को बांटने के लिए एक नए हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। यह नया दृष्टिकोण खटाखट की राजनीति का मुकाबला करेगा, देश की आर्थिकी को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर नागरिकों का निर्माण करेगा। यह दृष्टिकोण जिला स्तर पर विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना को बल देने का आधार बनेगा और इसमें आप देखते हैं कि तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि अगले 20 वर्षों में हमारी जनसंख्या की संरचना भी बदलने लगेगी और भारत की आबादी में वृद्धों की संख्या ज्यादा होने लगेगी। यही सबसे सुनहरा और अंतिम अवसर है और जब हम एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में जुट जाए। अमृतकाल का भारत उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण पुस्तक के लेखक भाजपा के सांसद हैं, इनका नाम है शशांक मणि। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा राज्य है और आप देखिए जनसंख्या के मामले में लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं कि बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगी आपको। ये ऊर्जा व्यवहार, तो आप देखिए अच्छा व्यवहार दीपक के समान है जो जीवन को प्रकाशवान बनता है और दर्पण व्यक्ति के बाहरी रूप को तो व्यवहार अंदरूनी रूप को दर्शाता है। हमारा समग्र जीवन व्यवहार रूपी नौका पर टिका हुआ है। अगर व्यवहार अच्छा है तो सारा संसार अपना है, अगर व्यवहार बुरा है तो सारे
जहां को छोड़े अपने परिवार वाले, आस पड़ोस वाले भी अपने नहीं बनते। सुख शांतिपूर्ण जीवन हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। हमारे व्यवहार के आईने में ही दूसरे लोगों का व्यवहार झलकता है, उसमें वैसा ही प्रतिबिंब होता है जैसे हम होते हैं। व्यवहार के धरातल पर ही जीवन रूपी मकान की नींव टिकी हुई है। यदि व्यवहार रूपी नींव कमजोर है तो जीवन रूपी मकान बदहाल हो जाएगा। वह व्यक्ति हताश निराश होकर कुंठाग्रस्त हो जाएगा। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अच्छे व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। व्यवहार वह चाबी है जो सारे दरवाजे खोल देती है। यह चाबी प्रेम का द्वार भी खोल सकती है, विकास का द्वार भी खोल सकती है, शक्ति का द्वार भी खोल सकती है और भक्ति का द्वार भी खोल सकती है। शत्रु हो या मित्र, आप सबके लिए अपना हृदय खोल सकोगे, तब आपको ऐसे जीवन उपहार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो। मनुष्य की वास्तविक पहचान कपड़ा, भोजन और उसकी साधन सुविधाएं नहीं, वास्तविक पहचान तो मनुष्य का व्यवहार है और इस व्यवहार की पहचान उसके आत्मिक गुणों के माध्यम से होती है। जीवन की सार्थकता और सफलता का मूल आधार व्यक्ति के वे गुण हैं जो उसे मानवीय बनाते हैं, जिन्हें संवेदना और करुणा के रूप में, दया, सेवा भावना, परोपकार के रूप में हम देखते हैं। यही गुण वह आधार है जिस पर खड़े होकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाता है और जिसमें इन गुणों की उपस्थिति होती है उसकी गरिमा चिरंजीवी रहती है। बताइए बाकी क्या सोचते हैं आप लोग। और ट्रंप की मनमानी। अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर जवाबी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाकर ही माने। हालांकि पहले वह इस मामले में जैसे को तैसा वाली नीति अपनाने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन गत दिवस उन्होंने यह दर्शाया कि वह अन्य देशों की ओर से लगाए गए टैरिफ के मुकाबले लगभग आधा ही लगा रहे हैं। और यह बात और है कि इसे समझना कठिन है। उन्होंने किस आधार पर अन्य देशों की टैरिफ दरों का आकलन किया। उनकी माने तो भारत अमेरिकी उत्पादों पर 52% टैरिफ लगाता है। इसी आधार पर उन्होंने भारत पर 27% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने रूस, उत्तर कोरिया जैसे चंद देशों को छोड़कर किसी देश को नहीं बख्शा, उन्हें भी नहीं, और जिनसे अमेरिका शायद ही कुछ आयात करता हो। और इससे यही पता चलता है कि वह टैरिफ का चाबुक चलाने को लेकर उतावले थे और हैरानी यही कि उनके फैसले से दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ा गए और व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका और गहरा गई। और ट्रंप के इस फैसले से वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और आर्थिक उथल पुथल का दौर तेज हो सकता है। यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए और बुरा होगा क्योंकि यूक्रेन युद्ध और इजराइल फलस्तीन संघर्ष के चलते दुनिया के तमाम देश पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप भले ही यह मान रहे हों कि अपनी टैरिफ नीति से वह अमेरिका को फिर से महान बनाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन आशंका यही कि इससे अमेरिका का नुकसान हो ही अधिक होगा। वह मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही मंदी आ सकती है। चूंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए उसके मंदी की चपेट में आने से दुनिया पर भी असर पड़ेगा। एक तरह से ट्रंप अपने मनमाने फैसले से अमेरिका के साथ दुनिया को भी संकट में डाल रहे हैं। वह यह समझ रहे हैं कि अब अमेरिका में बेसारे उद्योग फिर से स्थापित हो जाएंगे जो अन्यत्र स्थानांतरित हो गए, लेकिन लगता है कि कारोबारी होते हुए भी वह यह साधारण सी बात समझने को तैयार नहीं कि उद्योग धंधे रातों रात शुरू नहीं हो पाते हैं। और अब जब ट्रंप मनमानी पर आमादा है, तब भारत को उन उपायों पर आनन फानन अमल करना चाहिए जिनसे कम से कम नुकसान हो। भारत के लिए यह राहत की बात है। अमेरिका उसे शीघ्र व्यापार समझौता होने की आशा है। ट्रंप ने फार्मा उद्योग को टैरिफ बार से बाहर रखा चूंकि उन्होंने भारत के प्रतिस्पर्धी वियतनाम और बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि के साथ चीन पर अधिक टैरिफ थोपा। इसलिए भारतीय उद्योगों को इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें सरकार को संरक्षण चाहने के बजाय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कमर कसनी चाहिए। मत खेलो गरीबी से। हमारे देश में गरीबी का सीधा और स्पष्ट असर भोजन, वस्त्र और आवास की बुनियादी कमी से है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की कमी होना ही गरीबी है। लेकिन अनेक संदर्भों में देखा गया कि वास्तविक गरीबी के हितों, अधिकारों पर संपन्न लोग कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। ऐसे स्वार्थी तत्वों का उद्देश्य गरीब बनकर सरकारी योजनाओं को लाभ उठाना होता है। इस दिशा में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम पायदान पर धकेले गए और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के उत्थान की अनेक योजनाएं लॉन्च की हैं। और वहीं इसका धरातल पर आप देखते हैं कि भी क्रियान्वयन किया गया, परंतु इन परिवारों तक योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुंचने से पहले ही अपेक्षाकृत संपन्न लोग इसमें खेल कर जाते हैं। 1.80 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवारों की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा ले जाना गरीबी
जाना गरीबी और गरीबी के लिए उपहास है। ऐसे में सुखी संपन्न परिवारों को स्वयं ही आगे आकर वास्तविक गरीबों के हितों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की सूची से नाम वापस ले लेने चाहिए। अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने नकली गरीबों पर नकल कसने की दिशा में व्यापक कदम उठाए। पिछले महीने ही बीपीएल बिलो पावर लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे की सूची से 1609 परिवारों को बाहर कर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई की चेतावनी उन्हें नई उम्मीद जगाती। एक और अब मैंने देखा है कि आप देखें, जिन्हें हकीकत में इन योजनाओं की जरूरत है उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें जरूरत नहीं है वो आराम से इसका फायदा भी उठा ले रहे हैं। ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, नयाब सिंह सैनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। और इसे 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या हरियाणा। एक शब्द भर नहीं है बेरोजगारी। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को एक नया नाम देने का आदेश दिया है। अब बेरोजगार युवा आकांक्षी युवा कहलाएंगे। और सरकार का यह प्रयास समस्या का समाधान नहीं बल्कि उस पर सुनहरी पट्टी चिपकाने जैसा है। सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से हकीकत भी बदल जाएगी। तो मैं कहता हूं कि गरीबी का नाम अमीरी रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सोच के देखिए, सरकार ने नौकरियां नहीं दी लेकिन शब्दों का मायाजाल रच दिया। इससे अब मध्य प्रदेश में 29.36 लाख युवा आकांक्षी हो गए। लेकिन उनकी आकांक्षाओं का क्या। वे जो वर्षों से सरकारी भर्तियों के इंतजार में उम्र की सीमाएं लांघ चुके हैं, वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना वर्चस्व झोंक चुके हैं, लेकिन हर बार या तो परीक्षा रद्द हो जाती या फिर पदों की संख्या इतनी सीमित कर दी जाती है। एमपीपीएससी में देख लीजिए, ना के बराबर पद आ रहे हैं कि मेहनत का कोई मोल नहीं रह जाता है। और आप देखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या का हल खोजने के बजाय सरकार ने एक नया तमगा थमा दिया है। भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2024 में यह दर 8% से ऊपर थी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो हालात और भी गंभीर हैं। करोड़ों युवा पढ़ लिख कर नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं। सरकारी दफ्तरों में लाखों पद खाली हैं। बेरोजगारी की सिर्फ एक शब्द नहीं, यह लाखों सपनों की टूटने, उम्मीदों की राख और संघर्ष की कई दास्तान है। रेलवे में देख लीजिए, इतने पद खाली होने के बाद भी वैकेंसी सही से अच्छी पद नहीं निकल पा रहे, ज्यादा पद नहीं निकल रहे। सरकार को सोचना चाहिए कि जब किसी घर में बेरोजगार युवा बैठा होता है तो सिर्फ वह अकेला नहीं हारता, पूरा परिवार उस दायित्व को जीता है। और माता पिता अपने सपनों को बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं, लेकिन जब डिग्रियां केवल 100 पीस बनकर रह जाती हैं तो उनकी आंखों में जो सहायता होती है उसे क्या सरकार देख सकती है। अब एसआई का देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से एसआई के लिए वैकेंसी ही नहीं आई हुई है दरोगा की। ये मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना है तो सरकार को रोजगार सृजन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी होनी चाहिए। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे अधिक नौकरियां उपलब्ध करा सकें। स्वरोजगार को सशक्त करने के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या कोई युवा अपने माता पिता को गर्व से बता सकेगा कि वह आकांक्षी बन गया है? क्या बैंक उसे आकांक्षी मानकर लोन दे देंगे? और बैंकों का हाल तो आप देखिए, अभी मुकेश अंबानी जाएंगे तो उन्हें आराम से मिल जाता है। मैं देख रहा था कि किसी बिजनेसमैन को 1 रुपये में लीज पर जमीन मिली हुई थी। आप देखेंगे कि क्या आप लोगों को मिल सकती है? आप देखते हैं कि हजारों करोड़ मिल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर मैं कहता हूं कि 1000 करोड़ हमें मिल जाए तो हम भी 1 रुपया में जमीन हमें भी मिल जाए तो हम भी बिजनेस करने लग जाए भाई। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारी समस्याएं, इन समाधान, इनका निदान जब तक किया जाए और तब तक हम लोग बहुत सारी परेशानी रहेंगी। हम लोग विकसित भारत बनने की बात करते हैं 2047 तक, लेकिन उनमें जो अड़चने आ रही हैं उन पर भी तो ध्यान देना चाहिए। और आप देखते हैं कि क्या शादी ब्याह में रिश्ता तय करते वक्त अब यह देखा जाएगा कि लड़का बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी है। सरकारों को समझना चाहिए कि युवा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ठोस अवसर चाहते हैं। उन्हें नौकरियां चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भविष्य की गारंटी चाहिए। अगर सरकारें सच में बदलाव लाना चाहती हैं तो पहले रोजगार के अवसर बढ़ाएं, फिर नामकरण करें। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। ये सब आप देख लीजिए, टिप्पणियां हैं, अगर देखना हुआ करे तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। मुस्लिमों के लिए प्रगति की नई राह। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में खूब वक्फ बिल को लेकर बातें हो रही हैं ना। अब तो वो राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से पारित हो गया। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वो कानून बन जाएगा।
और आप सभी जानते हैं जब तक राज्यसभा लोकसभा में रहता है उसे क्या कहते हैं, कोई प्रस्ताव आता है उसे बिल विधेयक कहते हैं। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। भारत में वक्फ संपत्तियों को लेकर हमेशा एक रहस्यमय चुप्पी रही है। आम मुसलमानों की जिंदगी में इसका कोई सीधा असर नहीं दिखता, लेकिन जब भी इस पर नरेंद्र मोदी सरकार कोई बदलाव करने की कोशिश करती है तो आप देखेंगे कोशिश करती है, एक खास तबका इसका विरोध करने लगता है। इस वक्फ संपत्ति का फायदा 99% से भी अधिक मुसलमानों को अब तक नहीं मिला, और उसकी मौजूदा व्यवस्था को बचाने के लिए इतना हंगामा क्यों? यह विरोध क्यों बाकी मुसलमानों के हक में है या फिर कुछ रसूखदारों के निस्वार्थ इससे जुड़े हैं? और आप देखिए, वस्तुतः वक्फ की अवधारणा इस्लाम में समाज कल्याण के लिए बनाई गई है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या जमीन को वक्फ कर देता है तो वह निजी अधिकारों से मुक्त हो जाती है। उसका उपयोग गरीबों, अनाथों, विधवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धार्मिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। इस्लामिक परंपरा के अनुसार एक पवित्र व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना। लेकिन भारत में वक्फ संपत्तियों का हाल यह है कि यह चंद लोगों की जागीर बन चुकी है। वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े प्रभावशाली लोग या तो इस पर स्वयं कब्जा जमाए बैठे हैं या इसे औने पौने दामों पर बेचकर निजी लाभ कमा रहे हैं। और भारत में 9 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्तियों की कीमत लगभग 20 लाख करोड़ है रुपए की आंकी गई। लेकिन यह पैसा कहां जाता है, इसका हिसाब किताब देने वाला कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड नाम की संस्था तो हर राज्य में बनाई गई, लेकिन ये बोर्ड कितने प्रभावी है? और वक्फ संपत्तियों से जो आमदनी हो रही है, क्या वह मदरसों, अस्पतालों, गरीब बच्चों की पढ़ाई या फिर मुस्लिम युवाओं के रोजगार पर खर्च हो रही है? हकीकत यह है कि वक्फ संपत्तियों का बड़ा हिस्सा या तो अवैध कब्जों में है या फिर भ्रष्टाचार और बंदरबाट की भेंट चढ़ चुका है। और क्या यह इस्लाम की असली भावना के खिलाफ नहीं है? सरकार अब इस बंदरबाट को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित कर पारदर्शिता लाना चाहती है ताकि असली हकदारों तक इसका फायदा पहुंच सके। और संशोधन क्यों जरूरी था? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला बड़ा बदलाव है कि वक्फ संपत्तियों का तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि इसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इससे उन लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी जो अभी तक इन संपत्तियों को अपनी निजी मिल्कियत की तरह चला रहे थे। दूसरा बड़ा बदलाव है कि वक्फ बोर्ड को सरकारी निगरानी में लाया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अभी तक वक्फ बोर्ड मनमानी करते थे, लेकिन अब उन्हें हर निर्णय का हिसाब देना होगा। तीसरा है कि वक्फ संपत्तियों को डिजिटल रूप से मैप किया जाएगा ताकि अवैध कब्जों और घोटालों पर लगाम लगाई जा सके। और विरोध क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए। सवाल यह है कि उठता है कि जब यह विधेयक मुसलमानों के भले के लिए है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला, राजनीतिक स्वार्थ। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य स्वयं राजनीतिक या फिर रसूखदार लोगों के करीबी होते हैं। वे इन संपत्तियों से होने वाली आमदनी का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सख्ती लाएगी तो इन लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। यही वजह है कि कुछ नेता और धार्मिक संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों को यह एहसास हो कि उनकी संपत्तियों को दशकों से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा कारण जानकारी का अभाव है। आम मुसलमानों को आम मुसलमानों को आप देखते हैं कि यह नहीं बताया गया, इसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि यह कानून उनके खिलाफ नहीं है बल्कि उनके हक में है। सच्चाई यह है कि अब तक आम मुसलमानों को इन संपत्तियों से कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर वे खो क्या रहे हैं? और आप देखिए, असल सवाल है कि मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों से क्या मिला। यदि इसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो देश भर में बड़े स्तर पर मुस्लिम बच्चों के लिए आधुनिक स्कूल, कॉलेज होते, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं होती, रोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र होते। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आज भी मुसलमान सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगार और पिछड़े हुए हैं। अगर वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो क्या मुसलमानों की यह हालत होती? मुसलमानों को यह तय करना होगा कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और अपनी संपत्तियों का सही हाथों में सौंपें। भ्रष्ट व्यवस्था समाप्त करने में अपनी किरदार बुलंद करें। अगर कोई इस विधेयक का विरोध करता है तो इससे बस यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अब तक वक्फ संपत्तियों से आम मुसलमानों को क्या मिला है? अगर आप जवाब कुछ नहीं है तो विरोध क्यों? और यह वक्त मुसलमानों की जागरूक होने का है। वक्फ संपत्तियां उनकी हैं और लेकिन अब तक उनके हिस्से कुछ नहीं है आया। अगर वे जागरूक नहीं हुए तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह गुमराह होती रहेंगी। अब समय आ गया है कि वक्फ संपत्तियों का असली हक मुसलमानों को मिले, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को की जेबें भरने का जरिया बन आ रहे। कोई भी बीमार समाज देश की तरक्की में बाधक होता है, परंतु जब मुसलमान, आप देखते हैं कि क्या मुसलमान को हक मिलेगा तो उनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
और व्यापार में बढ़ता दिखेगा। ऐसे में देश स्वतः आगे बढ़ेगा। मुसलमानों को अब तक उन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो उनकी बेहतरी के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। ये आप देखिए किसके द्वारा लिखा, शाहिद सईद हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। और देखिए जो विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि भैया वो आप जो बिल लेके आए हुए ना, इसमें कलेक्टर को जो शक्तियां दी जा रही हैं, जो अदालत में विचार के लिए जा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अगर कोई विवादित संपत्ति है उसको लेकर, जो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को लेकर विरोध हो रहा है, महिलाओं को शामिल करने को लेकर ये विरोध जताने की बातें हो रही है। सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, एक गौरव है लोक नीति विश्लेषक है, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जल्दी यह कानून का रूप धारण कर लेगा, जिसके बाद वक्फ के रूप में चिन्हित सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं रहेंगी। इस विधेयक का विश्लेषण किया जाए तो दो बातें सामने आती हैं। पहला, क्या ऐसे विषयों पर सरकार को कानूनी राय अपनाना आवश्यक था, और दूसरा, इससे कोई होने वाले धार्मिक एवं सामाजिक बदलाव का स्वरूप क्या होगा। पर वस्तुतः देश में धार्मिक संस्थाएं संविधान की संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य और केंद्र दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। अभी भारत में वक्फ का निर्माण प्रबंधन वक्फ एक्ट 1995 के तहत किया जाता है। इस एक्ट से पहले 1913, 1923, 1954 में भी इससे संबंधित कई कानून बने। वैसे 1995 के अधिनियम के तहत इन सभी को निरस्त किया जा चुका है। भारत में वक्फ का निर्माण मौखिक या फिर आप देखते हैं कि लिखित बेनामे डीड के माध्यम से संपत्ति की घोषणा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जमीन के या आप देखते हैं लंबे समय से उपयोग या फिर उत्तराधिकारी न रहने पर बंदोबस्ती के जरिए किया जाता है। इसका प्रबंधन एक प्रशासनिक द्वारा किया जाता है, मुतवल्ली के द्वारा। इस बिल के दूसरे पहलू के कारणों की यदि जांच करें तो वक्फ प्रबंधन और प्रशासन की स्थिति अत्यंत जटिल, भ्रामक और पेचीदा है। सितंबर 2024 तक भारत में 8.7 लाख पंजीकृत अचल वक्फ संपत्तियां थी, और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी की 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि ज्यादातर राज्यों ने वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया। देश में कई समितियां ने वक्फ की स्थिति की समीक्षा की है। इससे वक्फ के विषय में कई मुद्दे आप देखते हैं सामने आए, जैसे अप्राप्त राजस्व क्षमता, अतिक्रमण, कुप्रबंधन, वक्फ ट्रिब्यूनल में मामलों का लंबित होना, सर्वेक्षण की पारदर्शिता और दक्षता की कमी। वर्ष 2013 में इस एक्ट में संशोधन करके कुछ सुधार करने की पहल की गई थी, और ट्रिब्यूनल के आकार का विस्तार तथा वक्फ के प्रबंधन पर वक्फ बोर्ड्स की अधिक निगरानी बढ़ाई गई थी। धार्मिक, प्रबंधकीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसमें सुधार हेतु वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। यह विधेयक 1995 के वक्फ एक्ट परिषद और बोर्ड की संरचना, वक्फ बनाने के मानदंड और वक्फ संपत्ति को चिन्हित करने की बोर्ड की शक्तियों में सुधार करता है। बिल के तहत जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें वक्फ की स्थापना से लेकर प्रशासन और निगरानी की भी व्यवस्था दी गई। देश और समाज की विभिन्न समस्याओं व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र या फिर राज्य सरकार कानून बनाती है, जिनका उद्देश्य हमेशा व्यापक जन कल्याण और राष्ट्र हित होता है। इस कानून के साथ ही भी यही है, इसका व्यापक और सकारात्मक लाभ होगा। स्कूलों और मदरसों का निर्माण रखरखाव बेहतर रूप से प्रबंधित होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और माइक्रो फाइनेंस सहायता बेहतर होगी। इस विधेयक का उद्देश्य केवल संपत्तियों का प्रबंधन ही नहीं, बल्कि यह गरीबों की मदद करने के लिए वक्फ को एक मजबूत माध्यम बनाने से संबंधित है। साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, सस्ते आवास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के माध्यम से वक्फ को उन उद्देश्यों को पूरा करने में मदद के लिए यह बिल लाया गया है। इस कानून के मूर्त रूप में आने के साथ ही वंचितों के हित, निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण समाज जैसे सुधारों के माध्यम से वक्फ अपनी प्रधान लक्ष्यों को पूरा कर पाएगा। आप लोगों ने भी इसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कई बार इस पर बात कर ली। अब आप लोग बताइए, इससे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वक्फ बिल के बारे में? ये राजनीति की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, स्वास्थ्य, रक्षा व आत्मनिर्भरता, ये जरूर देख लेना चाहिए हमें। ये आप देखिए, भारत के बारे में एक आम धारणा यह है कि भारत भयंकर भूख से पीड़ित देश है। अगर हम विल्टर हंगर हेल्प की रिपोर्ट पर यकीन करें तो आज भी भारत 127 देशों की सूची में भूख के मामले में 105वें स्थान पर है। लेकिन सच है कि आज भारत में बड़ी संख्या में लोग वजन कम होने से कम बल्कि मोटापे की समस्या से अधिक पीड़ित है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों से खाद्य तेल के उपयोग में कम से कम 10% कटौती करने की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि साल 2050 तक भारत में 44 करोड़ लोग मोटापे की समस्या से पीड़ित होंगे, जो कई बीमारियों की जड़ है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग
और कैंसर, स्ट्रोक समेत कई बीमारियां मुख्य रूप से मोटापे की वजह से होती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और 2020-21 के अनुसार इन 5 वर्षों में मोटापे से पीड़ित महिलाओं की संख्या 20.6 से बढ़कर 24% हो गई है, जबकि पुरुषों में आप देखिए 18.9% से बढ़कर 22.9% हो गई। गौरतलब है कि वर्ष 1951 में हमारी जनसंख्या 35.4 करोड़ से बढ़कर 2023 तक 143.8 करोड़ हो गई है। इस अवधि के दौरान खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता 13.8 लाख टन से बढ़कर 114 लाख मीट्रिक टन हो गई। लेकिन इसी अवधि के दौरान यानी 1951 में खाद्य तेलों के नगद आयात की तुलना में 2022-23 में तक यह 164.7 लाख टन तक पहुंच गया है। घरेलू उत्पादन में आयात को जोड़कर खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता वर्ष 2022-23 तक 278.7 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। और यदि खाद्य तेलों की खपत ICMR द्वारा अनुशंसित सीमा के भीतर हो तो भले ही घरेलू उत्पादन मौजूदा स्तर पर बना रहे, भारत को खाद्य तेल में के आयात की आवश्यकता केवल 56.64 लाख मीट्रिक टन होगी। घटिया तेलों की खपत भी कम होगी। भारत में उत्पादित खाद्य तेलों का 67.4% विभिन्न प्राथमिक तिलहनों से, 5.1% नारियल से, 2.2% ताड़ से, 11% कपास के बीजों से, 10% चावल की भूसी से, 3% तिलहनों के सॉल्वेंट निष्कर्षण से तथा लगभग 1.5% वनों और वृक्षों से प्राप्त होता है। देश में विभिन्न प्रकार के तिलहनों का उत्पादन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। भारत के पारंपरिक खाद्य तेल काफी हद तक स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन विदेशी निर्भरता के कारण देश में बड़ी मात्रा में ऐसे तेल आयात होने लगे हैं जिन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, नुकसानदायक माना जाता है। और इसके अलावा सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, पाम ऑयल का भी आयात किया जाता है। भारत में बड़ी मात्रा में आयात किया जाने वाला पाम ऑयल, जो अब हमारी खाद्य श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है, वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक। इसमें संतृप्त वसा की उच्च मात्रा के कारण हानिकारक LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका, जिससे हृदय रोग, मोटापा, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सस्ता होने के कारण इसका आयात बढ़ रहा है। यह भी माना जाता है कि भारत में सरसों के तेल में ब्लेडिंग के नाम पर बड़ी मात्रा में पाम ऑयल मिलाकर बेचा जाता है। सही समय पर सही सलाह। प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को अपने भोजन में खाद्य तेलों की खपत 10% कम करने की दी गई सलाह वास्तव में देश के लोगों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था में दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2030 में 151 करोड़ की अपेक्षित आबादी के साथ यदि देश में खाद्य तेलों की व्यक्ति वार्षिक खपत 10% कम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर खाद्य तेल मिशन के उद्देश्यों के अनुसार देश में खाद्य तेलों का उत्पादन 2022-23 में 114 टन से 78% बढ़कर वर्ष 2030 तक 203 लाख टन हो जाता है। तो इसका कुल प्रभाव यह होगा कि देश में खाद्य तेलों का आयात वर्तमान 164.7 लाख टन से घटकर मात्र 60.7 लाख टन रह जाएगा, यानी आयात में 63% की कमी आएगी। देश से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का वह गमन भी अनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यदि हमारे खाद्य तेल की खपत कम हो जाती है तो वर्ष 2030 तक देश में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या वर्तमान जनसंख्या के 1/4 से बढ़कर 44% हो सकती है, और जिस चिंता का भी कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। इससे बीमारियां कम होंगी, बीमारियों पर होने वाला खर्च बचेगा और साथ ही लोगों की कार्य क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, देश के किसान जो सस्ते पाम ऑयल के आयात के कारण फिलहाल तिलहनों के उचित मूल्य नहीं पा रहे हैं, उन्हें भी अपने तिलहनों पर बेहतर मूल्य मिलने लगेंगे, और जिससे देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की इस सलाह का व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की सेहत दोनों में सुधार हो सके। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।